आज भाई दूज है और वंदना जी अपने छोटे भाई के लिए उनके मनपसंद का पकवान बना रही हैं और गरीब शालू अपने बड़े भैया के लिए उनके यहाँ काम कर रही हैं। आप सोच रहे होंगे भला ये क्या बात हुई कि भाई दूज पर एक बहन अपने भाई के लिए पकवान बना रही है और दूसरी बहन अपने भाई के लिए काम कर रही है। आप ज्यादा मत सोचिए, अरे खुद ही शालू से सुन लीजिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है। सब काम खत्म करने के बाद शालू किचन में काम कर रही वंदना जी के पास जाती है। आंटी जी, आपने जो काम बोला था वो मैंने सब कर दिया है। तूने इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर दिया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद चलकर देख लीजिए। अरे मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। ये ले अपने काम के पैसे। वंदना जी शालू को 500 रुपए देती हैं। एक बात बता, भला आज तुझे पैसों की इतनी भी क्या जरूरत आन पड़ी थी जो तू मेरे यहाँ काम मांगने चली आई? आज भाई दूज है। हर बार भाई दूज पर मेरे भैया मुझे गिफ्ट देते हैं, लेकिन इस बार मैं भी उन्हें कुछ देना चाहती हूँ। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने सोचा क्यों ना काम करके पैसे कमा लूँ। तभी मैं सोचूं कि आज भाई दूज है और तू मेरे यहाँ काम कर रही है। घर पर अपने भाई के लिए पकवान क्यों नहीं बना रही? मैं चलती हूँ आंटी जी, बाद में आऊँगी। मुझे घर पर बहुत काम है और अभी बाजार भी जाना है। शालू वहां से जाने लगती है। तभी वहां वंदना जी के छोटे भाई लोकेश जी पहुंचते हैं। वो शालू को देख लेते हैं। शालू के वहां से जाने के बाद, अरे वाह दीदी, जीजा जी ने आपको आराम देने के लिए हाउसमेड रख ली है क्या? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि तुम्हारे जीजा जी मेरे आराम के बारे में सोचे। वो लड़की शालू है, इसी गांव में रहती है। बहुत गरीब है बेचारी, लेकिन जिम्मेदार और समझदार अपनी उम्र से ज्यादा है। वंदना जी अपने भाई से शालू के बारे में सब कुछ बताती हैं। इधर शालू के बारे में जानकर लोकेश जी उससे इम्प्रेस हुए जा रहे थे। उधर शालू बाजार से अपने भैया के लिए व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट खरीदकर अपने घर पहुंच जाती है, जो कि गांव के आखिरी कोने में कच्ची मिट्टी और खपरेल का बना था। घर के आगे एक छोटा सा आंगन भी है, जहां खड़े उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे। शालू, तो सुबह से कहाँ थी? हमें तेरी बहुत फिक्र हो रही थी। आज भाई दूज है ना, तो अपने भैया के लिए गिफ्ट लेने गई थी। लेकिन तेरे पास पैसे कहाँ से आए? शालू ने पैसे का इंतजाम कैसे किया वो उनसे बताती है। मम्मी पापा अब हटो, मुझे बहुत काम है। भैया के आने से पहले मुझे उनका मनपसंद खाना भी तो बनाना है। शालू जल्दी से नहाकर पुराना रफू किया हुआ लाल कलर का सलवार सूट पहनकर आंगन में रखे मिट्टी के चूल्हे पर आलू टमाटर की सब्जी, पूड़ी और हलवा बनाती है। ये बन गए भैया का मनपसंद खाना। और फिर घर के अंदर जाकर एक थाली में हल्दी, चावल, कुमकुम, कलावा और एक कटोरी में हलवा रखकर पूजा की थाली तैयार करती है। तब तक शाम हो जाती है और वो आंगन में खड़ी होकर अपने भैया के आने का इंतजार करने लगती है। आज इतनी देर हो गई, सूरज भी ढलने वाला है, लेकिन अब तक भैया नहीं आए। न जाने कहाँ रह गए हैं। इधर शालू अपने भाई के आने का इंतजार कर रही थी। उधर लोकेश जी भी भाई दूज का खाना खाकर अपनी बड़ी बहन के घर से अपने घर आ चुके थे। उनका घर एक आलीशान हवेली है। हॉल में रखे सोफे पर बैठी लोकेश जी की पत्नी नीता उदास बैठी है। उनके पास जाकर लोकेश जी, क्या हुआ नीता, तुम उदास क्यों हो? आज मोहल्ले की सभी बहू बेटियां भाई दूज पर अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की है और खुशी खुशी उनका आदर सत्कार किया, लेकिन बहन न होने की वजह से मैंने अपने बेटों को उदास देखा। काश मेरी भी एक बेटी होती। हमारी किस्मत में जो था वो हमें मिला। हमारी किस्मत में सिर्फ बेटों का सुख लिखा था तो हमें सिर्फ वही मिला। बेटियों का सुख नहीं था तो भगवान ने हमें बेटियां नहीं दी। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे भी जरूर कोई वजह होगी। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। वैसे आप ठीक ही कह रहे हो, किस्मत के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। जिनके लिए तुम परेशान हो रही हो वो हैं कहाँ? 2 भाई सब्जी लेने गए हुए हैं, 2 भाई छत पर सूख रहे कपड़े उठाने गए हैं और एक भाई शायद किचन में होगा। वैसे अब मुझे लग रहा है कि इस घर को संभालने के लिए तुम्हारे अलावा भी एक और औरत होनी चाहिए। कह दो आप ठीक रहे हो, लेकिन ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ जो मर्दों से भरे इस घर को संभाल सके। दीदी के गांव में एक ऐसी लड़की है जो हमारे घर को संभाल सकती है। लोकेश जी अपनी पत्नी से शालू के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। इस बात से अनजान एक अमीर घर में उसकी चर्चा हो रही है। शालू अपने घर के आंगन में खड़ी अपने भाई का इंतजार कर रही है। तभी उसे दूर से आता हुआ फटे पुराने मिट्टी में सने शर्ट पैंट पहने हुए अपना भाई विवेक दिखाई देता है। उसके दोनों हाथ पीछे थे। जैसे ही विवेक शालू के पास आता है, भैया आज आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ। अरे
तेरे लिए तोहफा लेने चला गया था, उसी में देर हो गई, लेकिन मैं अभी बताऊंगा नहीं कि वो तोहफा क्या है। ठीक है, अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाइए, तब तक मैं भी अपनी तैयारी कर लेती हूँ। विवेक बाथरूम में नहाने चला जाता है। शालू भी घर के अंदर जाकर विवेक ने नहा के आने का इंतजार करने लगती है। उसी के पास उसके माता पिता भी बैठे हैं। शालू बेटी, सुबह से शाम हो गई, अन्न का एक दाना नहीं गया पेट में। अब तो मुझे खाना खा लेने दे, नहीं तो तन से प्राण जुदा ही हो जाएंगे। अब पापा, मैंने कहा ना, आज जब तक भैया खाना नहीं खा लेते तब तक किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। तुम भाई बहन के प्यार के आगे हमारे कहाँ चलने वाली है। वो दोनों हंसते हैं। तभी वहां विवेक पुरानी सी सामने से फटी हुई सफेद शर्ट और रफू किया हुआ काला पैंट पहन कर आता है। ये क्या भैया, आज के दिन भी आपने फटे हुए कपड़े पहने हैं, जल्दी से इन्हें बदलो और नए कपड़े पहनो। अरे तू जानती तो है ना शालू, मैं मजदूरी करता हूँ और जितनी मजदूरी मुझे मिलती है उससे इस घर का खर्चा भी सही ढंग से नहीं चलता, तो भला मैं अपने लिए नए कपड़े कैसे ले सकता हूँ। लेकिन भैया अब लेकिन कुछ नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे। ऐसे कैसे खाना दे दूं भैया, अभी बैठो और थोड़ा सब्र करो। शालू पूजा की थाली उठाकर उसमें से हल्दी चावल और कुमकुम लेकर विवेक के माथे में टीका लगाती है। फिर उसकी आरती उतारकर उसी थाली में रखकर उसे हलवा खिलाती है। इस दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन मेरी बहन के हाथों के बने हलवे का स्वाद बिल्कुल नहीं बदल सकता, हमेशा एक जैसा ही रहता है, लाजवाब। बस ज्यादा मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है तू क्या कहना चाहती है, तू चिंता मत कर, इस भाई दूज पर भी मैं तेरे लिए नया सलवार सूट लाया हूँ। शर्ट के अंदर छुपाया हुआ पीले कलर का सलवार सूट निकालकर विवेक शालू को देता है। भैया, इसकी क्या जरूरत थी, मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, तो आप अपने कपड़े देखो, जगह जगह से फटे हुए हैं, अपने लिए शर्ट पैंट खरीद लेते। मुझे सब पता है कितने और कैसे कपड़े हैं तेरे पास, जितने भी कपड़े हैं सब फटे हुए और पुराने हैं। भले ही करीबी मुझे फटे कपड़े पहनने पर मजबूर करती है, लेकिन लोगों की नजरें मजबूरी नहीं देखती है तो कपड़े के फटे हुए हिस्से से बाहर झांकता जिस्म। मैं नहीं देख सकता कि कोई मेरी बहन को गंदी नजर से देखे, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। मैं ना तो तेरा तन ढक सकता हूं और ना ही लोगों की आंखें बंद कर सकता हूं, लेकिन जितना मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूं। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं और वहीं शालू अपने भाई के लिए लाए हुए पैंट शर्ट को थैले में से निकालकर अपने भाई को देती है, जिसे देखकर उसका भाई बहुत इमोशनल हो जाता है। ये क्या, इस खुशी के मौके पर तुम दोनों रो रहे हो? आज ही सारे आंसू बहा दोगे तो शालू की विदाई पर क्या करोगे? चलो भाई, अब खाना भी खिला दो। शालू 3 थालियों में सब्जी, पूड़ी और हलवा परोसकर अपने माता पिता और भाई को खाने को देती है और खुद अपने भाई के साथ एक ही थाली में खाती है। अगली सुबह नीता अपने घर के गार्डन में टहल रही थी, तभी वहां लोकेश जी आते हैं। क्या बात है नीता, आज तुम परेशान लग रही हो। मैं परेशान नहीं हूँ, बस आपने कल शाम को जिस लड़की के बारे में बताया था उसके बारे में सोच रही हूँ। कहीं तुम शालू को इस घर की बहू बनाने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? हाँ जी, मैं बिल्कुल वही सोच रही हूँ। हाँ, तब तो हमें आज ही दीदी के पास चलकर उनसे अपने मन की बात बतानी चाहिए। उसी दिन लोकेश जी और नीता जी वंदना जी के घर जाकर शालू के बारे में अपने विचार बताते हैं। वंदना भी उनसे सहमत थी। उसी दिन वो तीनों पहुंचते हैं शालू के घर। उस समय शालू आंगन में झाड़ू लगा रही थी, उसकी माँ आंगन में रखे चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी और शालू के पिता घर की खपरेल सही कर रहे थे। वंदना जी को देखकर शालू, आंटी जी, आप यहाँ इस समय आई है, कोई जरूरी काम है क्या? हाँ शालू बेटी, आज तेरी जिंदगी का सबसे जरूरी काम है। वंदना को देखकर शालू के माता पिता उनके पास आ जाते हैं। वंदना जी शालू के माता पिता से, भाई साहब, ये मेरे भैया भाभी हैं, इन्हें आपकी बेटी बहुत पसंद है और ये अपने बड़े बेटे अर्जुन की शादी आपकी बेटी से कराना चाहते हैं। आपका क्या विचार है? मेरी दीदी ने अपनी बेटी के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं उसकी समझदारी और उसके विचारों से काफी प्रभावित हूँ। अगर आपकी भी सहमति हो तो मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले जाना चाहता हूँ। अरे, मेरी बेटी की खुशकिस्मती दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तो भला मैं उससे असहमत कैसे हो सकता हूँ? मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करवाने को तैयार हूँ। लोकेश जी शालू को अपने बड़े बेटे अर्जुन की पत्नी बनाकर धूमधाम से अपने घर ले जाते हैं। अगली सुबह शालू नहा धोकर हरे कलर की साड़ी पहने छत में खड़ी बाल सुखा रही थी। तभी अपने घर की छत पर खड़ी नीता की पड़ोसन रचना उसे देखकर, जैसा कि तेरी सास ने तेरे बारे में बताया था तो बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन तेरे माँ बाप ने भी पैसे वाला घर देखकर तुझे कहाँ फंसा दिया?
आप कौन है और ये क्या बोल रही हैं? मैं तेरी सास की सहेली और पड़ोसन हूँ, और बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुझे तो पता ही है तेरे 4 देवर हैं, तू जरा उनसे संभल के रहना। तू इस घर की इकलौती बहू है, तेरी सास के बाद इस घर में तू ही एक औरत आई है। कहीं तुझे देखकर तेरे देवरों की नीयत खराब ना हो जाए। तभी वहां सिर्फ टॉवल लपेटे हाथ में गीली शर्ट पैंट लिए निखिल आता है। उसे देखकर शालू, ये क्या देवर जी, आपको कुछ शर्म है या नहीं? मैं यहाँ छत में हूँ और आप इस हालत में यहाँ दौड़े चले आए। सॉरी भाभी जी, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप छत पर हैं, इसलिए बाथरूम से सीधा गीले कपड़े डालने छत में चला आया। निखिल तुरंत वहां से नीचे जाता है। देखा, मैंने तुझसे कहा था ना, अब खुद ही सोच ली तुझे ऐसे देवरों से कैसे बचना है। इतना बोलकर रचना वहां से चली जाती है। शालू भी अपने बाल सुखाकर किचन में जाकर पकौड़े तलने लगती है। वो कड़छी की मदद से कढ़ाई में पकौड़ियां निकाल रही थी। तभी उसका देवर संजय वहां आकर उसके हाथ से कड़छी लेते हुए, भाभी जी, भला मेरे होते हुए आप ये क्या कर रही हैं? लाइए कड़छी मुझे दे दीजिए और आप जाकर आराम करिए। ये क्या बदतमीजी है देवर जी, आपको कड़छी ही चाहिए थी तो दूर से मांग सकते थे, मेरे इतना पास आने का क्या मतलब है? गुस्सा होकर कड़छी फेंक कर शालू किचन से हॉल में जाती है। भला मैंने ऐसा क्या कर दिया जो भाभी इतना गुस्सा हो रही हैं? हॉल में जाकर शालू झाड़ू लगाने लगती है और तभी उसका एक और देवर अतुल वहां आता है। उसे देखकर शालू, देवर जी, आपको जो भी कहना है दूर से कहिए, पास आने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी जी, मैं तो आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप झाड़ू मत लगाइए, ये झाड़ू मुझे दे दीजिए, मैं पूरे घर की साफ सफाई कर दूंगा। भला मेरे रहते हुए आपको काम करने की क्या जरूरत है? मुझे सब पता है कौन क्या चाहता है, इतना प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। गुस्से में शालू झाड़ू फेंक कर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आईने के सामने खड़े होकर बाल बना रहे अर्जुन से शालू बोली, अगर मुझे पता होता कि इस घर में मर्द ऐसे हैं तो मैं कभी इस घर में शादी ना करती। क्या हुआ शालू, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? जिस घर के मर्द लुच्चे लफंगे हों वहाँ किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सब बाहर से ही दिख जाता है। अच्छा, तो तुम मेरे भाइयों के बारे में बात कर रही हो? लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, वो सीधे साधे हैं। आप मुझे बहलाने की कोशिश नहीं करो तो अच्छा है। मैं आपके भाइयों को अच्छे से पहचान गई हूँ कि कौन कैसा है। अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, शाम को आकर तुमसे बात करता हूँ। इतना बोलकर अर्जुन वहां से चला जाता है। उदास शालू बेड में बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसका सबसे छोटा देवर सोनू कमरे में आता है। ये क्या देवर जी, इस घर के सभी मर्द एक जैसे हैं क्या? किसी को तमीज ही नहीं है। आपको इतना भी नहीं पता कि किसी के कमरे में बिना खटखटाए या बिना उसकी इजाजत के नहीं जाना चाहिए? भाभी जी, कोचिंग से वापस आते वक्त मैं आपके लिए जलेबियां ले आया था, बस वही देने आया हूँ और आप ऐसा बोल रही हैं। जो भी हो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शालू की डांट सुनकर उदास सोनू वहां से चला जाता है। चारों भाई हॉल में खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। आखिर मेरी गलती क्या थी जो भाभी ने मुझे इतना डांट दिया? मैंने सिर्फ झाड़ू ही तो मांगा था। तूने झाड़ू भाभी से मांगा था और मैंने कड़छी मांगी थी। उन्हें न जाने क्या हुआ कि कड़छी फेंक कर किचन से बाहर चली गई। मैं तो उन्हें जलेबी देने गया था, पता नहीं भाभी को इतना गुस्सा किस बात पर आया। मुझे लगता है कि सुबह गलती से मैं टॉवल में ही उनके सामने चला गया था, उसी बात से वो गुस्सा है। वही गुस्सा वो तुम सब पर निकाल रही है। तभी वहां उनकी मां नीता जी आती हैं। तुम सब भाई आपस में किसके बारे में बातें कर रहे हो? सुबह से शालू ने जो कुछ भी किया सोनू नीता जी से सब कुछ बताता है। तुम सब बेवजह परेशान हो रहे हो। तुम्हारी भाभी ने पहली बार ऐसा माहौल देखा है ना, तो वो घबराई हुई होगी, इसीलिए उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है और सबसे कैसे बात करनी है, और तुम सब पर बेवजह गुस्सा हो रही है। धीरे धीरे वो इस माहौल में खुद को ढाल लेगी, फिर तुम सबके साथ प्यार से रहेगी। नीता जी अपने बेटों को समझा रही थी कि तभी वहां उनकी पड़ोसन रचना आती है। नीता, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। बहू ले आई और मेरा मुंह मीठा भी नहीं करवाया। एक पड़ोसी भला दूसरे पड़ोसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कहीं इसी ने तो मेरी बहू को मेरे बेटों के खिलाफ नहीं भड़काया? वैसे भी रचना मोहल्ले में घरों में आग लगाने के लिए बदनाम है। मैंने तुझसे सिर्फ मिठाई मांगी है, तेरी जायदाद नहीं, जो तू इतना सोच रही है। नहीं देना तो साफ साफ मना कर दे, मैं खुद ही अपनी बहू से जाकर मांग लूंगी। बहू, शालू बहू, कहाँ है तू? रचना किचन की तरफ जाती है। कितनी बदतमीज है ये औरत। मुझे यकीन है इसी ने कुछ किया है, लेकिन मैं अभी बहू से कुछ नहीं कह सकती। अगर इसने मेरे बारे में भी बहू से कुछ उल्टा सीधा कहा होगा तो वो मुझे भी गलत समझेगी। सही समय आने का इंतजार करती हूँ, फिर उसे सब समझा दूंगी। रचना की बातों में आकर शालू अपने देवरों से चिड़ी हुई रहती थी, लेकिन फिर भी उसके सभी देवर उसे बहुत सम्मान देते थे।
और माँ और बड़ी बहन की तरह मानते थे। शालू न तो उनसे ढंग से बात करती थी और न ही घर के किसी काम में उनकी मदद लेती थी। इसी तरह कई दिन बीत गए और एक शाम गुलाबी साड़ी पहने अपने कमरे में बैठी शालू अपने भाई की फोटो देखकर रो रही थी। तभी वहां अर्जुन आता है। क्या हुआ शालू, तुम रो क्यों रही हो? मुझे अपने बड़े भैया की बहुत याद आ रही है। उन्हें देखे बहुत दिन हो गए हैं। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। मुझे ऑफिस में बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिलेगी। एक काम करता हूँ, मैं निखिल को बोल देता हूँ, वो कल तुम्हें तुम्हारे घर ले जाएगा और तुम उसी के साथ वापस भी आ जाना। नहीं, मैं आपके छोटे भाई के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी तो मैं अकेले ही अपने मायके चली जाऊंगी और वापस भी आ जाऊंगी। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। शालू अकेले ही शाम के वक्त लाल साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार करके और गहने पहनकर अपने मायके पहुंच जाती है। आंगन में बैठे उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे ससुराल जाकर तेरा तो पूरा रंग रूप ही बदल गया शालू। शालू, ससुराल में तुझे कोई दुख तकलीफ तो नहीं है ना? तुम भी कैसी बातें कर रही हो विवेक की माँ। हमारी बेटी को इतना बड़ा ससुराल मिला है, भला उसे वहाँ दो क्या तकलीफ कैसे हो सकती है? मुझे वहाँ ना तो कोई कमी है और ना ही कोई तकलीफ, लेकिन मेरे वो चारों देवर, मुझे लगता है वो मेरे सामने ना आए। क्यों, क्या किया उन्होंने? सालू अपने पिता की बात का जवाब दे पाती उससे पहले ही वहां वैसे ही फटे पुराने मैले कपड़े पहने विवेक आ जाता है। शालू उसे देखकर बहुत खुश भी होती है और दुखी भी। ये क्या भैया, अब तो आप अपने लिए नए कपड़े ले लो। ले लूंगा। अब मुझे तेरे लिए कुछ नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए कुछ पैसे बच जाते हैं। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तो इस बार भाई दूज पर मुझे कुछ नहीं दोगे। रुको, तो भाई दूज तो आने दो, बताती हूँ आपको। इस बार सलवार सूट से काम नहीं चलेगा। इस बार मैं आपसे साड़ी लूंगी, वो भी महंगी वाली। ले लेना, तू साड़ी भी ले लेना, पहले भाई दूज तो आने दे। विवेक और शालू की बातें सुनकर उसके माता पिता हंसने लगते हैं। रात में मायके में ही रुककर शालू सुबह वापस अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल वापस आकर शालू बाथरूम में कपड़े धोने जाती है, लेकिन वहां जाकर देखती है कि वहां से पहले से ही निखिल और संजय कपड़े धो रहे हैं। उन्हें देखकर शालू, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि घर के काम मत किया करो, लेकिन फिर भी आप में से कोई मेरी बात नहीं मानता। घर के काम करके आप क्या जताना चाहते हो कि मैं घर में काम नहीं करती? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी जी, लेकिन आप अकेले कितना काम करोगी, यही सोचकर हम सब भाई आपकी मदद करते हैं। और जब आप नहीं थी तब हम ही तो घर का सारा काम करते थे। अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। शालू की डांट सुनकर निखिल और संजय वहां से चले जाते हैं। शालू कपड़े धोकर बाल्टी में सभी गीले कपड़े लेकर सीढ़ियां चढ़ती हुई छत में जाने लगती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसलता और उस सीढ़ियों से लुढ़कती हुई फर्श पर आ गिरती है। फर्श में उसका सर जोर से टकराता है और बहुत गहरी चोट लगती है। सिर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। शालू को जब होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पे पाती है। उस वक्त उसके पास उसका पति और उसके सास ससुर थे। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आई? शालू हॉस्पिटल में कैसे आई, अर्जुन उसे सब कुछ बताता है। तभी वहां डॉक्टर विनोद आते हैं और लोकेश से, देखिए आपकी बहू को होश आ गया, अब वो खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आपके चारों बेटों का ब्लड ग्रुप आपकी बहू के ब्लड ग्रुप से मैच हो गया और वो ब्लड देने को राजी हो गई, नहीं तो जितना खून बह गया था आपकी बहू को बचाना मुश्किल था। ऐसे देवर भगवान सभी भाभियों को दे। इतना बोलकर डॉक्टर विनोद वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर विनोद की बात सुनकर शालू को अपनी गलती का एहसास होता है। मैं अपने देवरों को कितना गलत समझती थी, आज उन्होंने मेरी जान बचाई। इतना बोलकर शालू रचना की कही बात सबसे बताती है। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि उसी ने तुझे भड़काया है, लेकिन अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, और सच्चाई भी पता चल गई कि तुम्हारे देवर तुमसे कितना प्यार करते हैं। देर आए दुरुस्त आए। हॉस्पिटल में उससे मिलने उसके माता पिता और भाई भी आते हैं। तूने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगने लगा था कि इस भाई दूज तुझे मुझे तेरे बिना ही। विवेक रोने लगता है। मुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना भैया, आप रोना बंद करो। शालू को देखकर उसके माता पिता और भाई अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद शालू ठीक हो जाती है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने ससुराल जाती है। ये जानकर कि उसके चारों देवर उसे कितना प्यार करते हैं, शालू भी उन्हें अपना चुकी थी और घर के कामों में उनकी मदद लेती है और खुद भी उनकी मदद करती है। एक दिन शालू अपने चारों देवरों के साथ हॉल की सफाई कर रही थी, तभी घबराया हुआ अर्जुन उसके पास आता है। शालू वो तुम्हारा भाई। क्या हुआ मेरे भैया को? विवेक मजदूरी करके घर वापस आ रहा था, तभी एक तेज रफ्तार से ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, स्पॉट पर ही उसकी डेथ हो गई। अर्जुन ने जैसे ही शालू को उसके भाई की मौत के बारे में बताया, वो गश खाकर गिर पड़ी। अब अर्जुन और उसके चारों भाई शालू को तुरंत उसके मायके ले गए, जहां विवेक की अर्थी रखी हुई थी। उसके माँ बाप वहीं पास ही बैठे रो रहे थे। विवेक की डेड बॉडी देखकर शालू उसे लिपट कर रोने लगती है।
भैया, ये आपको क्या हो गया भैया? देखो ना, मैं आई हूँ, मुझसे बात करो ना भैया। उठो ना भैया, प्लीज उठो। आपके बिना भाई दूज कैसे मनाऊंगी भैया? अर्जुन और सुखेंद्र शालू को संभालते हैं। उसके चारों देवर विवेक की अर्थी को कंधा देते हैं। विवेक का क्रियाक्रम हो जाने के बाद शालू वापस अपने ससुराल आ जाती है। कई महीने बीत जाने के बाद भी शालू अपने भाई को याद करके उदास और दुखी रहती थी। एक दिन किचन में खाना बना रही शालू विवेक को याद करके, भैया, इस बार आपने भाई दूज पर मुझे साड़ी देने का वादा किया था, और इस बार मैंने भी सोचा था कि मैं आपको आपका मनपसंद खाना मटर पनीर और खीर बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन अब आप नहीं रहे तो मैं किसके लिए ये सब करूंगी? शालू की बातें वहीं पास खड़ा सोनू सुन लेता है और छत में कपड़े सुखा रहे निखिल से जाकर बताता है, भाभी की उदासी अब मुझसे देखी नहीं जाती। आओ, मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो अपने भैया की मौत के सदमे से उभर सके और फिर से खुश हो सके। आप क्या करेंगे भैया? मैं बहुत दिनों से भाई दूज पर भाभी के लिए कुछ करने का सोच रहा हूँ। अब मुझे लगता है करना ही होगा, जिससे मुझे अपने सभी भाइयों की मदद लेनी होगी। निखिल जो कुछ भी करना चाहता था उसमें अपने सभी भाइयों को शामिल कर लेता है, क्योंकि शालू के सभी देवर उसे एक बार फिर से मुस्कुराता हुआ देखना चाहते थे। अपनी प्लानिंग के अनुसार ही निखिल भाई दूज वाले दिन, भैया आप एक काम करो, आज आप भाभी को किसी बहाने से घर से बाहर ले जाओ। तब तक हम सब भाई मिलकर भाई दूज की सारी तैयारियां कर लेंगे और भाभी को सरप्राइज देंगे। हाँ ठीक है निखिल, जैसा तू कहे। विवेक शालू को घुमाने के बहाने घर से बाहर ले जाता है। शालू के घर पर ना रहने पर उसके चारों देवर निखिल, संजय, अतुल और सोनू पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करके हॉल में हैप्पी भाई दूज का बैनर लगाते हैं। भाई दूज की सारी तैयारियां तो हो गई, अब खाने की तैयारी करते। किचन में जाकर चारों भाई पुलाव, मटर पनीर की सब्जी, खीर, पूड़ी और मिठाई बनाते हैं। तब तक शाम हो जाती है। अच्छा हुआ ना भैया, हमने भाभी के लिए गिफ्ट्स पहले से ही ले लिए थे, नहीं तो मार्केट जाने का समय ही नहीं मिलता। अभी बात करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, भैया भाभी किसी भी वक्त आते ही होंगे। तुम सब जल्दी से ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहनकर रेडी हो जाओ, तब तक मैं पूजा की थाली तैयार कर लेता हूँ। अपने बड़े भाई की बात मानकर वो तीनों अपने अपने कमरे में रेडी होने चले जाते हैं। तब तक घर के मंदिर में निखिल एक थाली में हल्दी, चावल, कुमकुम, कलावा और एक कटोरी में मिठाई रखकर पूजा की थाली तैयार करता है। ये हो गई पूजा की थाली तैयार, अब मैं भी जाकर तैयार हो जाता हूँ। निखिल पूजा की थाली हॉल में रखकर अपने कमरे में जाता है। कुछ देर बाद चारों भाई सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहनकर हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। वहां उनकी माँ नीता जी आती हैं। तुम चारों भाई ये क्या कर रहे हो, और ये भाई दूज का डेकोरेशन किसके लिए है? मम्मी, वो भैया की डेथ होने के बाद भाभी जी बहुत उदास रहने लगी हैं। वो उन्हें बहुत मिस करती हैं। हमसे उनकी उदासी देखी नहीं जाती, इसलिए हमने उन्हें खुश करने के लिए ये सब प्लान किया है। लेकिन तुम शालू के भाई नहीं, उसके देवर हो। मम्मी, तो क्या देवर भाभी के भाई नहीं बन सकते? बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। वो सभी आपस में बात कर रहे थे, तभी शालू और अर्जुन वहां आ जाते हैं। भाई दूज का डेकोरेशन और अपने देवरों को सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहने देख शालू को अपने विवेक भैया की याद आ जाती है और वो रोने लगती है। भाभी प्लीज आप रोइए मत, हमने आपको रुलाने के लिए सब नहीं किया। हमें पता है आप अपने भैया से कितना प्यार करती हैं। आज भाई दूज पर आप उन्हें कितना मिस कर रही हैं, हम सब जानते हैं। भाई दूज पर आपको अपने भैया की कमी महसूस ना हो, इसलिए आपके चारों देवरों ने आपके साथ भाई दूज मनाने का सोचा है। हमारी भी तो कोई बहन नहीं है, इसी बहाने हमें भी बहन का प्यार मिल जाएगा। शालू कुछ नहीं बोली, खड़ी रोती रही। क्या सोच रही हो शालू, कुछ तो बोलो। मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे मेरे चारों देवर कितना प्यार करते हैं। मुझे खुश करने के लिए उन्होंने ये सब किया। अब से मेरे चारों देवरों को ही अपना मैं भाई मानूंगी। निखिल शालू को पूजा की थाली देता है। तो फिर जल्दी से भाई दूज की रस्म पूरी कीजिए, हमें बहुत भूख लगी, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। शालू पूजा की थाली लेकर उन चारों को हल्दी, कुमकुम और चावल का टीका लगाती है और फिर उनके हाथों में कलावा बांधकर उनकी आरती करने के बाद उन्हें मिठाई खिलाती है। मेरा तोहफा कहाँ है, मेरे प्यारे देवर से बढ़कर भाइयों? लाए हैं ना भाभी जी, हम चारों भाई आपके लिए तोहफे लाए हैं। मैं आपके लिए साड़ी लाया हूँ, मैं आपके लिए शरारा लाया हूँ, मैं आपके लिए गाउन लाया हूँ। आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए, मेरे छोटे देवर और प्यारे भाई। और मैं आपके लिए लहंगा लाया हूँ। वो चारों शालू को अपना अपना तोहफा देते हैं। तोहफा लेने देने का कार्यक्रम हो गया हो तो अब खाना भी खा ले। बहू, तुम्हारे इन चारों देवरों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन आज तो मैंने खाना बनाया ही नहीं। अभी किचन जाकर खाना बनाती हूँ। तुम्हारे चारों देवरों ने पहले से ही खाना बना रखा है। वो तुम्हें आज सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए तुम्हें बाहर भेजकर ये सब कुछ कर लिया। तब तो सिर्फ 2 मिनट में मैं सबके लिए डाइनिंग हॉल में खाना लगाती हूँ।
शालू ने ससुराल में अपने चारों देवरों के साथ बिना भाई के ही भाई दूज मनाया और इस तरह शालू को देवरों के रूप में 4 भाई मिले और उसके चारों देवरों को एक बहन।